देश के नाम संदेश पढ़ेंगे। देखते हैं कि देश के नाम संदेश कैसा संदेश है और किसने भेजा है। ओके, तो हम पहले के ज़माने में भी कोई भी संदेशा व्यवहार करते थे तो किस चीज़ से करते थे हम? पत्र से, है ना। देखिए, पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। लेकिन आजकल का ज़माना है वो आधुनिक युग है। तो आधुनिक युग में हमें दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का एक विशेष ही महत्व है। यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, जिसका नाम था डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, उनको हम मिसाइल मैन नाम से भी पहचानते थे। ओके, उनको मिसाइल मैन नाम भी दिया गया था। तो उन्होंने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। तो इस ईमेल में हमें पता चलता है कि देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी दी गई है। यानी कि हमारे देश के लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि यह सार्वभौम स्वाधीन देश के नागरिक होने के कारण उनके भी कुछ कर्तव्य है। तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति ने, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, अपने देश के लोगों को देश के प्रति उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया गया है। तो पत्र यहाँ से लिखा गया है। मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मैसपुर, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। तो ये पहले पता लिखा है। किसने लिखा है? किरण ने लिखा है। ओके, से लिखा है, प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। इतना हम लेटर लिखते हैं तो इतना तो लिखते ही है। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। यानी कि जब हम पत्र लिखते हैं तो इतना तो लिखते ही है कि तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का जो देशवासियों के नाम, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो ईमेल भेजा है देशवासियों के नाम, वही एक किरण ने हर्ष को प्रेषित करना, मीन्स भेजना। ओके, तो वो भेज रहा हो, तो उसको तुम पढ़कर देखना। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ, तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो संदेश की शुरुआत की तो उसमें पूछा, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है, ऐसा पूछा। अगर आपका जवाब हाँ है तो इसको आगे पढ़ो, वरना आपकी इच्छा, मर्जी मीन्स आपकी इच्छा। और उनके बाद देश के लोगों की सोच बताते हुए उन्होंने कहा, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए, आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइंस दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। यानी कि देखो, ये हमारी सब शिकायतें हैं। आप, यानी कि हम खुद, कि हमारी सरकार निकम्मी है, हमारे कानून नहीं है,
नगर पालिका समय पे कचरा नहीं उठाती है, फोन काम नहीं करते, रेलवे में टाइम टू टाइम कभी गाड़ियाँ आती नहीं है। ऐसे ही सेम टू सेम स्थिति है विमानों की, हेलीकॉप्टर्स की, यानी कि एयरलाइंस में। और जो पोस्टमैन है वो टाइम टू टाइम जो अपना काम है वो करता नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। यानी कि आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? यानी कि हम कहते ही रहते हैं, लेकिन हमने इस बारे में क्या किया, ऐसा हमें राष्ट्रपति ने कहा है। फिर उन्होंने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए और उसे अपनी शक्ल भी दीजिए। यानी कि फिर राष्ट्रपति ने कहा कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो सिंगापुर जा रहा है, तो यानी कि ऐसा समझ लो कि तुम खुद सिंगापुर जा रहे हैं, यानी कि हम खुद सिंगापुर जा रहे हैं। तो देखते आगे। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं। यानी कि जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है, किसका है? सिंगापुर का। कौन सा है? सिंगापुर का। तो वहाँ पर आप सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस महसूस होता है। यानी कि भूमिगत यानी कि अज्ञात, स्ट्रेंजर होता है वो, और संपर्क में स्मेल जोल, यानी कि जो अज्ञात मेल जोल। रस का मीन्स ईर्ष्या, रस का मीन्स ईर्ष्या होना। यानी कि आपको उनके भूमिगत संपर्क पर ईर्ष्या होती है। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में अपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते क्या? यानी कि हम जब सिंगापुर के हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो सिगरेट का टुकड़ा यहाँ वहाँ नहीं फेंकते, स्टोर में खाते नहीं हैं, और अगर शाम के 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने निकलते हैं तो टोल टैक्स जो आता है 60 रुपये, वो भी भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी है और हम थोड़े लेट हो गए हैं, निर्धारित समय पर हम नहीं जाते और उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो फिर से हम टिकट पंच कराएंगे और कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि हम उनके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। ये दुबई की बात है कि रमजान के दिनों में आप कुछ भी सामान्य सार्वजनिक रूप से कुछ भी खा नहीं सकते और अपना सर ढके बिना बाहर भी नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। ऐसे ही वॉशिंगटन में आप 55 मील से ज़्यादा हम प्रति घंटा से ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाने की हिम्मत भी नहीं करते। हिमाकत मीन्स हम हिम्मत भी नहीं करते। और पलटकर वो जो खड़ा होता है, सिपाही मीन्स सोल्जर खड़ा होता है, पुलिस खड़ी होती है, उनको कहते भी नहीं हो कि पहचानते हो मैं कौन हूँ, फला हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप। यानी कि हमारे यहाँ तो हम कहते किसी की पहचान देते हो, मैं एमएलए का भतीजा हूँ, भांजा हूँ, मैं उनका लड़का हूँ, धारासभ्य है उनका, मेरा ये रिलेशन है, हम ऐसा बताते हैं। लेकिन वॉशिंगटन में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो समुद्र तटों पर हम जो नारियल का पानी पीकर वो जो नारियल होते हैं वो यहाँ वहाँ नहीं फेंकते हैं। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? ऐसे ही टोक्यो में आपको जो पान खाकर उसकी पीक यहाँ वहाँ स्प्लिट नहीं करते हो।
बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? यानी कि कोई भी डिग्री सर्टिफिकेट आप डुप्लीकेट नहीं खरीद सकते। ओके, ये सब हमें कहा है। तो ये डॉक्टर कलाम, जो अब्दुल कलाम है, वो हमें याद दिलाते कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके, यानी कि ये हमारे लिए। जब हम घूमने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं तो उनके सारे रूल्स रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही हम भारत में आते हैं तो उससे उल्टा होता है। तो ये अब्दुल कलाम हमारी बात कर रहे हो कि हम सबके लिए है। डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हो, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हो तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? यानी कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम जब दूसरे देश में होते हैं तो इसकी व्यवस्था होती है, जो नियम होते हैं उनका पालन कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ ये व्यवस्था है तो हम उसका पालन नहीं करते। जैसे भारतीय धरती पर पैर रखते हो वैसे तुरंत सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, कूड़ेदान में फेंकते भी नहीं हम। तो हम दूसरे देश के तारीफ के लायक, प्रशंसनीय यानी कि तारीफ करने के लायक, एडमायरेबल बनने की कोशिश करते हैं, हो सकते, लेकिन भारत में हम ऐसा नहीं बन सकते। यानी कि प्रश्न किया है क्यों नहीं बन सकते। ओके, आगे देखते हैं। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका के आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्ते को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। यानी कि जो डॉक्टर कलाम ने कहा कि मुंबई के पूर्व महानगर पालिका, यानी कि महानगर पालिका है उनकी बात है, आयुक्त यानी कि कमिश्नर, जो कमिश्नर है उनकी बात है कि तिनायकर के हवाले से कहा कि अमीर लोग हैं वो अपने कुत्ते को सड़कों पर घुमाने ले जाते हैं, तब वो यहाँ वहाँ गंदगी कर देते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन को क्या करते हैं, दोष देते हैं। ये जो प्रशासन है उनको हम दोष देते हैं कि ये नहीं करते, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती है, वो नहीं होता है, ये सब हम उन पे दोष देते हैं। लेकिन क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकले तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? तो डॉक्टर कलाम ने हमें ये कहा है कि क्या वो ऐसी इच्छा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जब भी वो वहाँ निकलेंगे तो किसी भी अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और उनके कुत्ते ने जो हाजत की है, जो लेटरिन बाहर की है, तो उसके पीछे एक कटोरा लगाएगा? ऐसा करेगा? हम ऐसी इच्छाएं रखते हैं, उसकी बात कही है। राष्ट्रपति ने मिसाल दी है कि अमेरिका को और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालते जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारी भी वही उलट आते हैं। देखो, कलाम ने कहा है कि अमेरिका और जापान में अगर कुत्ता सड़क पर गंदगी करता है तो वो गंदगी खुद उसका मालिक, जो कुत्ता को पालता है, कुत्ते को उनका मालिक ही साफ करता है। ओके, मिसाल मीन्स उदाहरण दिया है। तो हमारी जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में कलाम ने कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए अपना वोट तो डाल देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वोट डालने के बाद हम क्या करते हैं कि हमारी सारी जो जिम्मेदारियां हैं उन पर डाल देते हैं। उलट देना है, डाल देना, कि उन पे ही डाल देते हैं कि अब एक सब काम करेंगे, ऐसा हम समझते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज
उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। कलाम ने कहा है, डॉक्टर कलाम ने, कि हम आराम से बैठकर सोचेंगे कि अब हम जो भी कहेंगे, जो भी वो हमारा काम हो जाएगा। और ये भी सोचते हैं कि हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ यानी कि जमीन पर पड़ा हुआ कागज का जो रद्दी टुकड़ा है वो भी उठाकर हम कूड़ेदान में यानी कि कचरे का जो डिब्बा है उसमें भी डालने की कोशिश नहीं करेंगे। जहमत यानी कि बिल्कुल भी हम कोशिश नहीं करेंगे। और वहाँ वो यानी कि ऐसा सोचेंगे कि सरकार को हमने वोट दे दिया है तो आकर वो कचरा उठाएगा। तो हम एक गलत सोच रहे हैं कि वो उतनी भी जहमत नहीं करेगा, उतनी भी तकेदारी नहीं रखेगा। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। तो जब हमें पता है कि रेलवे में अभी मुसाफरी इतनी आरामदायक हो गई है तो उनके लिए वहाँ पे टॉयलेट बनाए गए, तो साफ सुथरे के पानी डालना, पान खाकर यहाँ वहाँ नहीं थूकना, तो ये सब हम नहीं करेंगे। इस्तेमाल भी उनका अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है, यानी कि जो समाज की जो बहुत एक खास प्रश्न है, समस्याएं है, तो हमारा ऐसा ही परिपाटी है। रवैया मीन्स परिपाटी, हमें ऐसा ही हमारा बर्ताव है। ओके। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं, यानी कि हम जो ड्राइंग रूम में बैठकर जो दहेज लेते हैं उनके विरुद्ध में जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन हम उसके लिए हमारे घर में वो नियम अपनाते नहीं है और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। फिर हम ऐसा बहाना करते हैं कि व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो ये हमें समझाया गया है कि दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। तो इसमें हमें ये सोचना है कि मैं दहेज नहीं लूँगा तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। ओके। आगे राष्ट्रपति क्या कहते देखते कि राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन, यह व्यवस्था है किसकी। आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। देखो, राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन, ये व्यवस्था है किसकी। तो हम क्या जवाब देंगे, हमारे पड़ोसी का धर्म है, जो आसपास में रहते हैं उनकी बात है, सोसाइटी में उनकी बात है, शहरों की बात है, ये पूरा जो समुदाय बना हुआ है उनकी बात है, यानी कि समूह है, सारे ग्रुप है, उनकी बात है। लेकिन हमें और तुम तो बिल्कुल भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी हम दूसरों पे डाल देते हैं, इसकी बात है। तो जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं कि कुछ अच्छा हो तो हम हमारे क्या करते हैं, कुटुंब वालों को अच्छे से उनकी सुरक्षा हो ऐसा हम करते हैं। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं, दूसरे देशों की ओर हम देखते और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। यानी कि कोई, हम क्या कहते हैं, इंतजार करते हैं, राह देखते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, यानी कि कोई ऐसा सरकार आएगा कि अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करते हैं वो लोग, अपना ही देश छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। उन्होंने कहा हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे। फिर हमारे राष्ट्रपति ने कहा कि हम हमारे ही डर से यहाँ से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, यानी कि उनके जो रूल्स और नियम है उस पर हम चलेंगे, यह अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, ऐसे हम उसके गुणगान गाएंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे
और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। फिर ये सब ऐसा लगेगा कि अब न्यूयॉर्क में रहना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ से इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे। अगर इंग्लैंड में बेरोजगारी हो जाएगी तो वहाँ से खाड़ी चले जाएंगे। और जब खाड़ी में युद्ध होगा, छिड़ जाएगा, तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। अगर खाड़ी में युद्ध हो जाता है तो फिर आप ऐसा सोचोगे कि अब भारत सरकार आए और हमें यहाँ से बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? कहते हैं अब्दुल कलाम कि हर कोई देश को गाली देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी व्यवस्था बनाए रखने में कोई अपनी भूमिका योगदान नहीं करता। तो क्या हमारी आत्मा हमने गिरवी रख दी है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को जोर देते हैं, यानी कि पकड़कर जोर से हिलाना, झकझोर करना। यानी कि डॉक्टर कलाम ने क्या कहा कि व्यवस्था में नागरिकों का सकारात्मक योगदान के लिए उन्होंने देशवासियों को झंझोरा है। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हो तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। यानी कि आप श्रेष्ठ नागरिक बनना चाहते हो तो उसकी शुरुआत करनी है, तो हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो संदेश भेजा है वो संदेश हमें और हमारे 10 साथियों को ईमेल से भेजना है। फिर जब पत्र पूरा होता है तो हम क्या लिखते हैं? परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। ओके, तो ऐसा कह के ये संदेश पूर्ण किया है। तो ये पत्र किरण ने हर्ष को लिखा है। ओके, तो उसके शब्दार्थ देख लेते हैं हम। वाकई, तो यथार्थ, हकीकत में, रस्क, ईर्ष्या, रवैया, तो परिपाटी, तकरीबन, तो लगभग, प्रायः, पुर्जे, तो मशीन के अंश। लेकिन यहाँ तो कागज के पुर्जे की बात है। ओके, मिसाल, उदाहरण, हिमाकत, मूर्खता, बेवकूफ़ी, झकझोरना, झटका देना, झंझोरना। ओके, पुर्जा का हम टुकड़ा भी लिखेंगे। ओके, टुकड़ा। देखो, अब यह पत्र किसने किसको लिखा है? तो मैंने पहले भी आपको बताया, किरण ने हर्ष को। हर्ष को लिखा है। पत्र लिखने वाले का पता क्या था? तो पहले हमने जो लिखा वो मातृछाया, 29 शेरी, गांव मैसपुर, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा। दिनांक नहीं लिखनी, ओनली फॉर पता ही लिखना है। पत्र में क्या वर्णन किया है? तो पत्र में भारतीय नागरिकों के अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है? तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। ओके, ये ओरल क्वेश्चन है। ये हमारे लिए, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं, तो डिस्कस करना है। तो समझाते हुए कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता और दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए हम दूसरे देशों में अनेक उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं।
हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायत, नगर पालिका एवं महानगर पालिकाओं की है। हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? तो हमने कहा कि अपने यहाँ के कायदे कानून का चुस्ती से पालन नहीं करते, लोग खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं, अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते, अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकाते। ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है। देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो देश के प्रति हमारा यही कर्तव्य है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें, देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हमें गर्व हो, हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें, हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। ओके, नेक्स्ट है रीअरेंज द सेंटेंस, यानी कि उलट सुलट है, उसको हमें सही करना है। में सफाई खुदाई है, तो सफाई में खुदाई है। मेरा महान भारत, तो मेरा भारत महान। लेना और दहेज पाप देना है, तो दहेज लेना और देना पाप है। आदर्श भारत को लाओ बनाए मिलकर राष्ट्र, तो आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। ओके, फिर ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते एवं देश के विकास में बाधा डालते, वो अपने पर है। फिर दहेज एक दूषण, इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। तो एक ऐसे है, ओके, दहेज एक दूषण, तो इसको ऐसे टाइप भी लिख सकते हो, और शॉर्ट में लिखना है तो दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन गई है। दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं का उचित समय पर विवाह नहीं होता है। यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधू को ताने और व्यंग सुनाते हैं। इतना ही नहीं, उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी देते हैं। कुछ लोग दहेज लोभी को नई वधू को आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं, तो या कुछ लोग जला भी देते हैं। तो इस तरह से दहेज के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हैं, वह सचमुच समाज का दूषण है, उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। शॉर्ट में हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेटर। एक खुद आपको लिखना है कि हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए प्रारूप के आधार पर अपने मित्र को पत्र लिखो, यानी कि अपने विचार बताए। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले अपना पता लिखना है, फिर देखो दिनांक, फिर संबोधन, प्रिय मित्र, ओके, अभिवादन, सप्रेम नमस्ते, फिर पत्र लिखने का कारण, आप क्यों पत्र लिख रहे हो वो कारण लिखना है यहाँ पे। फिर पत्र का विषय वस्तु कि आदर्श नागरिक को अपने देश के कायदे कानून का पालन करना चाहिए। अपने यहाँ की जो गांव में रहते हो तो ग्राम पंचायत, शहर में हो तो नगर पालिका, महानगर पालिका को सहयोग देना चाहिए। हमें सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए। ये सब हमारा पत्र की विषय वस्तु में लिखना है। अन्य समाचार, तो मेरी माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ है, राजीव भली भांति पढ़ाई कर रहा है, मुन्नी तुम्हें बहुत याद करती है। इस तरह से अन्य समाचार, और लास्ट में हम लिखेंगे तुम्हारे परिवार में बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। इस तरह से हमें ये पत्र समाप्त करना है। लेकिन आप क्या है संबंध, तो तुम्हारा मित्र, और यहाँ पे आपका नाम लिखना है। ओके, देखते हैं क्वेश्चंस।
डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थी देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध करते हैं और चुपके से दहेज ले लेते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। सेकंड क्वेश्चन, दूसरे देशों में और अपने देशों में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? तो दूसरे देशों में और हम अपने देशों में, तो दूसरे देशों में जाकर हम उनकी व्यवस्था का आदर करते हैं और उसका पालन भी करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था को अनदेखा करते हैं। दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं। गाड़ी उन देशों के नियम के अनुसार चलाते हैं। उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन हमारे देश में हम न स्वच्छता का ध्यान रखते, न गाड़ी की गति का और न ईमानदारी का। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देशों में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। ओके, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक है? तो दूसरे देशों के लोग स्वच्छता के प्रति बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं, कागज के टुकड़े यहाँ वहाँ नहीं फेंकते, कचरा कुछ कूड़ेदान में ही डालते हैं, सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते, कुत्तों के मालिक अपने कुत्ते को सड़क गंदी नहीं करने देते, समुद्र तटों पर खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते, रेलवे स्टेशनों को साफ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार देशों के लोग स्वच्छता और के प्रति बहुत ही जागरूक है। अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो अपने देश की व्यवस्था को हम सुधारना है तो हमें स्वयं की जिम्मेदारियों लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दे। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि जीवन में सफाई का महत्व समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो सेम टू सेम आपको सफाई का महत्व समझाते हुए पत्र लिखना है, जो हमें पत्र लिखन में समझ चुके हैं। फिर कौन सा काल है वो पहचानना है। देखते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये कौन सा काल है? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वर्तमान काल। मैं कल अंबाजी गया था, भूतकाल। कोई गाना गा रहा है, तो वर्तमान काल। आज ठंड ज्यादा होगी है, तो भविष्य काल। काल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, तो वर्तमान काल। अरे सॉरी, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, तो ये वर्तमान काल इसलिए कि अपूर्ण है। वर्तमान काल अपूर्ण वर्तमान काल है। परसों कश्मीर में हिमवर्षा हुई, तो ये भूतकाल है, ये सामान्य भूतकाल है। ओके, काल परिवर्तन, मैं बाजार गया, तो उसका हमें भविष्य काल बनाना है। तो मैं बाजार जाऊंगा, जो गया वर्ष है उसकी जगह हम जाऊंगा। ओके, मंदिर में पूजा होगी, तो हमें भूतकाल बनाना है। तो मंदिर में पूजा हुई, ये वर्ष चेंज करना है। शिमला में हिमवर्षा हुई, इसका भविष्य काल बनाना है, तो होगी। शिमला में हिमवर्षा होगी। मैंने पढ़ाई
की वर्तमान काल बनाना है तो की को हम करता हो और मैंने की जगह मैं पढ़ाई करता हो। अब नीचे प्रोवर्ब है, एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती, तो एक वस्तु के दो समान अधिकार नहीं हो सकते। यदि दो महत्वाकांक्षी लीडर एक पार्टी में रहेंगे तो सदा टकराव की स्थिति रहेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो अधिक मेहनत और लाभ कम। अर्थ उसका है तो ज्यादा मुनाफे के लिए उसने बड़ी होटल बनाई थी, पर पूरे साल में उसको नाम मात्र का ही मुनाफा हुआ। इसी को कहते खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ओके, सेंटेंस हम बनाएंगे और इसका नहीं, ये जो मैन है उसकी कहावत का हम सेंटेंस बनाएंगे प्रोवर्ब का। जिसकी लाठी उसकी बेस्ट, शक्तिशाली की ही जीत होती है। तो सेठ जी ने अपने निर्दोष नौकर पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे 2 साल के लिए जेल भिजवा दिया। किसी ने ठीक ही कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर जो कहावतों का अर्थ देना है और उसका सेंटेंस बनाना है। ओके, चांद पर थूका मुंह पर गिरा, तो सज्जन की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। और समझाना है, उसका सेंटेंस बनाकर समझाना। ओके, छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। दूर के ढोल सुहावने, दूर से हर चीज अच्छी लगती है। दोनों हाथों में लड्डू, तो दोनों तरफ से लाभ, है ना कि हम युद्ध में जीतते हैं तो हमें विजय मिलेगी और हारते हैं तो जन्नत मिलेगा। इस तरह हमारे दोनों हाथों में लड्डू। सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, बिना हानि उठाए काम बन जाए, यानी कि कोई नुकसान भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए, तो बिना हानि उठाए काम बन जाए। ओके, सब गृहस्थ खुश होते हुए मन ही मन बड़बड़ाए, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ओके, इस तरह से हमें अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे से पूरा लेसन समझ में आ गया। उसमें अंदर से हमने एक पत्र यानी कि लेटर राइटिंग और ऐसे का दहेज दूषण। ओके, दहेज के बारे में दूषण है, अभिशाप है हमारे लिए, उसके बारे में हमें एक ऐसे टाइप लिखना है, दहेज एक दूषण। और लेटर में सफाई का महत्व समझाते हुए आपके मित्र को लेटर लिखिए। ओके, थैंक यू।